रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। रानीखेत और लैंसडाउन छावनी भंग करने की वकालत की। कल से फिर खुलेगा एचआरसीटीसी का पोर्टल। 8 से 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए होगी टिकट की बुकिंग। उत्तराखंड शासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 3 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। रुद्रप्रयाग के भी डीएम बदले गए। जोशी मठ में दरारों से फिर सहमे लोग। जमीन में होने लगे बड़े बड़े गड्ढे। प्रभावितों की बढ़ने लगी चिंता। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में सुरक्षित नहीं महिलाएं। सामने आई कई शर्मनाक मामले। महिला आयोग हुआ सख्त। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भी बंद। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश जारी। यात्रियों के आवागमन में हो रही दिक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनपद के नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती नीलकंठ फॉल्स के आसपास के क्षेत्र में की गई है। कांवड़ यात्रा के क्षेत्र के अंतर्गत 60 शौचालय का संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही एक कूड़ा वाहन को भी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है, जो समय समय पर कूड़ा एकत्र करने का काम करेगा। व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि अपनी दुकान में जैविक और अजैविक। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियाँ आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टर में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टर में काम करते रहे। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारा जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको ट्रिचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। साथ साथ जो है हम लोगों ने इस समय एक जिला पंचायत द्वारा जो है गरुड़ चट्टी से लेके और नीलकंठ के बीच के जो भी मार्ग है वहाँ पे जो है कच्चे शौचालयों की व्यवस्था की गई, ताकि जो है कांवड़ यात्रा के लिए सुलभ रहे और स्वच्छता बनाए रखे। किए जाने पर जिला पंचायत कार्मिकों द्वारा चालान की प्रक्रिया की जाएगी, जिसकी धनराशि रुपए 2000 से 2 लाख तक आरोपित की जाएगी। व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि अपनी दुकान में जैविक और अजैविक कूड़ादान रखें। एक एकत्रित कूड़े को जिला पंचायत द्वारा संचालित कूड़ा वाहन में डालें। प्लास्टिक का प्रयोग किए जाने पर जिला पंचायत कार्मिकों द्वारा चालान की प्रक्रिया की जाएगी, जिसकी धनराशि रुपए 2000। भोपाल में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की बात कही, जिसके बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है। गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से केंद्र में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार यूसीसी का बिल लाया जा सकता है। नहीं जा सका क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अपना पंचायती राज का कानून है, अपनी पंचायतें हैं। उसी तरह से मेघालय में मात्र सत्तात्मक। देखिए, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूँ कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को तो, क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा, और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254
54 जो है संविधान का वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राज्य को यदि अपना कानून केंद्र के कानून के ऊपर रखना है, यानी कि केंद्र का कानून न मानकर अपना ही कानून मानना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, संस्तुति और अनुमति जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पूर्व भी कई IAS अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को सचिवालय भेजा गया और सचिवालय में गन्ना सचिव उदयराज सिंह को उधम सिंह नगर की कमान सौंपी गई है। अपना चार्ज लेने के बाद जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सितारगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान कैलाश नदी के उखरौली क्षेत्र में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग द्वारा बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर जो बाढ़ से बचने की सुरक्षा इंतजाम किए, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य के निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है, अगर बहुत समय कोई दिक्कत आती है तो उसके इंतजाम पहले से कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी के साथ SDM खटीमा और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखा था 2 7 नदियाँ हमारे यहाँ पूरे सितारगंज विकासखंड के अंदर ये नदी है। अब इसमें जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है, ये नदी थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लड में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनका फ्लड में प्रॉब्लम क्रिएट करने का रीजन यही है सर, इनके सब डाउन स्ट्रीम में डैम एरिया सर, ये पूरा निरीक्षण करने का उद्देश्य तो यह है कि हम बाढ़ से कैसे लोगों को ज़्यादा सुरक्षित कर सकें और हमारी तैयारी क्या है कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कम से कम हो। मैं देख रहा हूं कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियां बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो। एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम बैगुल नदी में डिसल्टिंग करा रहे हैं। खबर उत्तराखंड के बिरोखाल से, जहां पर भारी बारिश होने पर नागराजा खाल केदार गली मोटर मार्ग का मलबा राजमार्ग पर आने से काशीपुर बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 बाधित रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मौके पर एक JCB काम कर रहा है और बाधित सड़क को खुलने में करीब 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। लाइव दिखा रहा हूं मैं, लाइव राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309 बुआखाल पौड़ी हाईवे पर। बद्रीनाथ धाम यात्रा में अब तक करीब 10 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हालांकि मानसून शुरू होते ही बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के समीप बहने वाले नाले ने तीर्थयात्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नाले के बार बार अवरुद्ध होने से बद्रीनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। देर रात की बारिश के बाद एक बार फिर से खचलू नाला लामबगड़ उफान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में शामनी बोर्डों का भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करके छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन राजनीतिक छावनियां नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ होगा, साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी।
लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालों से मिलने के बाद हरिद्वार सांसद लक्सर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वर्ग को धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है और यही कारण है कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य किए हैं कि देश का बच्चा बच्चा भाजपा को जानता है। उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत लोकसभा में अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों को सफल बनाकर ये दिखा दिया कि अब आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, ताकि गरीबों का कल्याण और सुशासन देने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज बसपा सहित कई अन्य दलों को छोड़कर विभिन्न दलों के लोग भाजपा का दामन थाम रहे। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। भाई ये देश के बारे में सोचना चाहिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता है। हम तो देश के बारे में सोचते हैं ना, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ना। ये वही लोग थे जब 370 को अलग हटाने की बात हुई थी, तो तब भी इन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया, वो पूरे देश के सामने है। अभी अनावश्यक हर चीज में विरोध करना, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। इनकी राजनीति लोग समझ गए हैं और अब इनको रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। इनका अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष सत्येंद्र रंजना प्रसाद देसाई ने बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी और उसके बाद 63 बैठकें की गई है। समिति ने जनता की राय जानने के लिए संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया। कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं और अब समिति बहुत जल्दी सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्दी देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों को पर थोपना चाह रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed uniform civil code of Uttarakhand is now complete.
The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है। गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। विपक्षी नेता अजीत पवार अलग फैसला लेने को तैयार। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में एक बड़ी सनसनी। महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में एक बड़ी सनसनी। बीजेपी की शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार। अजीत पवार जल्दी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के राजभवन पहुंचे अजीत पवार। महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विपक्षी नेता अजीत पवार अलग होने का फैसला। एनसीपी में अचानक तेज हुई हलचल। विधानसभा के विपक्ष के नेता अजीत पवार ने परोक्ष रूप से नया प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता का पद नहीं बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी चाहते हैं और सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले सकते हैं। और हमारे साथ जितेंद्र यादव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी सनसनी मची हुई है। महाराष्ट्र के विपक्ष दल के नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार एक अलग फैसला लेने की तैयारी में है और ये राज्य में चर्चा है कि बीजेपी के शिंदे सरकार में शामिल होंगे और मंत्री पद की आज ही शपथ लेंगे। आज सुबह से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो चुके हैं और चर्चा है कि अजित पवार जल्दी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी ही देर में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन में आने वाले हैं और अजित पवार राजभवन में पहुंच चुके हैं। जितेंद्र जी, तो क्या महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? में 2 उप मुख्यमंत्री, एक होंगे पहले वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और एक अजित पवार होंगे। अजित पवार के साथ 10 से ज्यादा विधायक गए हैं। उनके साथ धनंजय मुंडे है, छगन भुजबल है और कोई सुनील अन्ना शेल के नाम के सभी विधायक लेकर गए अजित पवार। अभी जितेंद्र जी, हम काफी लंबे समय से देख रहे थे कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और अजीत पवार की जो कुछ मांगे थी शायद वो एनसीपी में स्वीकार नहीं की गई, शरद पवार द्वारा नहीं मानी गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हाँ, कुछ वर्ष से अजित पवार एनसीपी पार्टी में नाखुश थे। उसमें जो परिवार में मामला बढ़ रहा था कि एनसीपी पार्टी में मुखिया कौन होगा और कुछ पहले एक हफ्ता पहले एनसीपी के सर्वेसर्वा शरद पवार की लड़की सांसद सुप्रिया सुले को देश के कार्याध्यक्ष पद पर बिठाया था शरद पवार जी ने। उस दिन से अजित पवार नाखुश थे और उसी दिन ऐसी चर्चा थी कि अजित पवार ने फैसला लिया है, लेकिन दिन कई आने वाले। अभी आज दिन आया है, अजित पवार शाम तक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली ऐसी चर्चा चल रही है और एनसीपी की पूरी दफ्तर में हड़कंप मच गई है। जितेंद्र, इस खबर पर कंफर्मेशन कब तक हो सकता है? अभी शाम तो नहीं, लेकिन 1-2 घंटे में कंफर्म होगा कि अजित पवार कब शपथ लेने वाले। लेकिन यही तय हो चुका है कि एनसीपी पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं है और पार्टी 2 जगह बांट गई है। क्या किसी भी व्यक्ति की अभी कोई इस पर रिएक्शन आया है? किसी की भी कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आई। पण एक शरद पवार ने कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हमारा परिवार वाला मामला है, लेकिन ये परिवार वाला मामला सभी देश के सामने आया है, पूरे राज्य के सामने आया है, पर आ गया। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि अजीत पवार जल्द ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अजीत पवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। एक से 2 घंटे में इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार और काफी दिनों से शरद पवार और अजीत पवार के बीच पारिवारिक कलह देखने को मिल रही थी। सीपी की बागडोर किसके हाथ पे जाएगी, इसको लेकर कई बार कहासुनी भी हुई है और फिलहाल अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट कर सामने आया है। महाराष्ट्र के राजभवन में मौजूद है अजीत पवार। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है।
मौसम विभाग ने देहरादून के साथ ही टेहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हरिद्वार अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों और बाकी जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। राज्य में देहरादून समेत सभी पर्वतीय जिलों में 4 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर के लिए फिलहाल अगले 4 दिन के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।